हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज एक नए चैप्टर की हमने चर्चा करनी है। और बेटा इंडियन इकोनॉमी में तो चैप्टर बेटा एक रेवोल्यूशनरी चेंज माना गया। बाबू मैं चर्चा करूंगा आपसे आज जीएसटी की। मुझे लगता है सबने ये नाम सुना है बेटा। इंडिया में तो एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है बेटा कई सालों तक ये। बाबू जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है ये पता है सबको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबको पता है? सर वैसे बता देता हूँ, मेरे चैप्टर का नाम जीएसटी नहीं है। मेरे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो वो बात करनी है मुझे जीएसटी की, अकाउंटिंग की। लेकिन बेटा मैं सीधा अकाउंट्स तो नहीं बनवा सकता अगर जीएसटी के बारे में जानते कुछ नहीं तो। सिर्फ एक फुल फॉर्म के अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ जानते होंगे इसके बारे में। तो बाबू सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकली चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा प्रैक्टिकल मिक्स होगा। और बेटा शायद कल से हम प्रैक्टिकल पर शिफ्ट कर जाए। समझ में आती है बात? बाबू जीएसटी की फुल फॉर्म एक बार दोबारा बता देना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबको पता है बात। अब आया था जीएसटी। बस 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 समझ गया, मैं समझ गया। बस बस हो गया तुम्हारा हो गया। इतना ही है बस, मुझे पता है ना। तभी तो मैं कह रहा था कुछ जानते ही नहीं तो बात ही क्या करूँ। आओ जी बेटा, समझते हैं क्या है। बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। सबने पूरा ध्यान लगाना है क्योंकि बेटा अगर आज का लेक्चर छूटा तो अकाउंटिंग भी समझ नहीं आएगी। बोल जाओ मुकाबला है वो बहुत बड़ा आपका कि अकाउंटिंग समझ में आ सकती है। बेटा इंडिया में ना टैक्स दो तरीके के होते हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाबू ये क्या फर्क होता है? डायरेक्ट टैक्सेस क्या चीज होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या चीज होती है? बाबू डायरेक्ट टैक्सेस पता है किसको बोलते हैं? विच आर लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। खड़े हो जाने का। पिछली बार इग्नोर करा भी, 1 मिनट पहले, और पिछले बैचों में तो बहुत किया। ठीक है ना? अब कुछ समझ ही नहीं आती कभी जिंदगी में कि मुझे सीरियस होकर पढ़ना है। खड़े हो जाओ। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। मतलब बेटा जिसके ऊपर लग रहे हैं, जिसके ऊपर लेवाए हो रहे हैं, उसी को ही पे करना है। मतलब बाबू आप सब ना मुझे फी पे करते हो। मैं इनकम जनरेट करता हूं आपकी फी पेमेंट की वजह से। मैंने सपोज एक्स अमाउंट जनरेट कर दी 5 लाख रुपए। मैंने इनकम कमाई बेटा पूरे साल भर में 5 लाख रुपए। सरकार ने कहा जी इस इनकम के ऊपर 20,000 रुपए का इनकम टैक्स है। बेटा मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपने 5 लाख तो मुझे दिए दिए हैं, एक काम करो मेरा ना टैक्स भी जमा कर दो 20,000 रुपए। बेटा सरकार कहती है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है पे भी हमेशा उसको ही करना है, अपने ही पैसों से करना है। मैंने आपकी वजह से बेटा कितनी इनकम जनरेट करी? 5 लाख। बेटा सरकार ने कहा 20,000 टैक्स है, मैंने 5 लाख में से 20,000 टैक्स दे दिया। मेरे पास जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बच गई वो 4,80,000 है। बड़ी हुई मैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है खर्चने के लिए जो इनकम बच गई। वो इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। बेटा क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस? लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। जिसके ऊपर लगेंगे वही पे करेगा, कोई और नहीं उसके बिहाफ पर पे कर सकता। समझ में आती है बात? बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवाइड ऑन वन बट पेड बाय अनदर। सर लग किसी और के ऊपर रहे हैं, पे किसी और को करना पड़ता है। अच्छा जी ऐसा भी कोई टैक्स होता है? सर बेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा लगते किसी और के ऊपर हैं, पे कोई और ही करता है। क्या सच में ऐसा होता है? देखो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। बेटा आप ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है जी, ला छोड़ो मतलब रेस्टोरेंट का नाम ना वो खाना खाने वाला नहीं रखते। आप बेटा एक रेस्टोरेंट में गए, हैंड्रीज या डोमिनोज, ठीक है जी, मतलब अकेले क्यों आए मेरे मुंह में पानी, सब क्या है जब आए तो। बाबू आप हैंड्रीज में पिज्जा खाने गए हो,
ठीक है जी, ब्ला ब्ला पिज्जा का नाम है, कुछ भी समझ लो, फार्म हाउस और कुछ भी समझ लो। ठीक है जी, आपने पिज्जा ऑर्डर करा, मैं जान जान के 10-12 बार बोलूंगा, ठीक है, इतने में मुंह में पानी बनी जाएगा बेटा। उन्होंने बोला सेल प्राइस ऑफ पिज्जा इज 500, ठीक है, चीज बर्स्ट और ब्ला ब्ला सब कुछ करा दिया आपने, जितना कुछ कराना था, एक्स्ट्रा ड्रेसिंग सब कुछ करा, 500 रुपये सेल प्राइस बना पिज्जा का। बाबू जब उन्होंने बिल दिया तो 500 का नहीं दिया, सेल प्राइस ऑफ पिज्जा 500 प्लस जीएसटी एट द रेट 5%, 25, बिल आया 525। आपने बिल देखा और 525 पे कर दिए। कभी आपने सोचा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और मैं नहीं मानता बेटा आपने कभी जीएसटी ना दिया हो, हमेशा दिया। बड़े रेस्टोरेंट तो बिना बिल के बात ही नहीं करते, आपने हमेशा ही जीएसटी दिया। सर किसके ऊपर लग रहा था जीएसटी? हैंगरीज के ऊपर। जीएसटी हैंगरीज के ऊपर लग रहा था, पर पे किसने किया? पेड बाय यू। देना किसको था? हैंगरीज को। दे कौन रहा है? आप दे रहे हो उसके बिहाफ पर। उसने पता है क्या किया? आज आपसे 525 लिए, वो बात अलग है, थोड़ी देर के लिए उसने अपने गन्ने में डाल दिए 525 रुपए। पर बता देता हूँ बेटा, यहाँ ना वो दो बातें हैं, 500 रुपए तो उसके हैं अपने, 25 रुपए ये कुछ दिन के बाद सरकार को जमा कराएगा, आपसे लेकर सरकार को जमा। इसके पैसे नहीं है, सरकार के पैसे हैं। समझ में आ रही है बात? क्या फर्क होता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? सामने देखते रहना बेटा, फर्क समझ में आ रहा है? डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन, जिसके ऊपर लग रहा है उसी को पे करना है, उसके ब्याह पर कोई नहीं पे कर सकता। मेरे ब्याह पर आप पे कर सकते हो 20,000 का इनकम टैक्स? कोई नहीं करेगा भैया। आपने इनकम कमाई, अपनी इनकम में से इनकम टैक्स दो। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? बाबू लेवाई ऑन वन, पेड बाय अनदर, लग किसी और पे रहे, पे कोई और ही करता है। एग्जांपल समझ में है? और सुन लो, अभी आप घर जाओगे बेटा, घर में बटर की जरूरत है, ब्रेड की जरूरत है, सॉस की जरूरत है, शैम्पू की जरूरत है, सॉप की जरूरत है, कुछ ना कुछ आप पक्का खरीदोगे। चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, कुछ तो खरीदते ही हम कन्फेक्शनरी डेली बेसिस पे। बाबू अभी घर जाओगे आप, आपने बेटा चिप्स का पैकेट खरीदा, लेस, बाबू पीछे लिखा हुआ है MRP 10 रुपीज, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपको पता है कौन सा टैक्स इंक्लूड है इसके अंदर? जीएसटी। आपने ही दिया। देना किसको था? उस रिटेलर को जिसकी दुकान से आपने खरीदा। पे किसने किया? आपने। लेवाइड ऑन वन, पेड बाय अनदर, लग किसी और के ऊपर रहा है, पे कोई और ही करता है बेटा। ऐसे सारे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। बेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आई? चलो ठीक है बाबू, अब आपको थोड़ा सा जीएसटी के आने के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों आया जीएसटी? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगा इंडिया में, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगा। ठीक है जी। सर क्यों आया जीएसटी? क्या जरूरत थी जीएसटी की? मैंने फरवरी में पढ़ना शुरू कर दिया था जीएसटी, जुलाई में आना था, फरवरी में पढ़ना शुरू कर दिया था। जून में बेटा आपके शहर में कम से कम बेटा 100 मीटिंग हुई ट्रेडर्स की, अलग अलग मार्केट है, जिनको जीएसटी समझाया होगा मुझे। बाबू जीएसटी आने की जरूरत क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा। सबसे पहले ना कभी मार्केट में सेल्स टैक्स था। सेल टैक्स में बहुत सारी कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए बेटा एक टैक्स आया जिसका नाम था वैट। सुना है ये नाम? नहीं सुना? वैट। वैट की फुल फॉर्म क्या थी? वैल्यू एडेड टैक्स। और बेटा इसमें भी कुछ कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए आया था बेटा जीएसटी। ठीक है, एक एक करके सारी कमियां जान लो। ये कमियां अब अकाउंटिंग की तरफ लेकर जाएंगी आपको। मैं अकाउंटिंग की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा था आज का लेक्चर मिक्स होगा, थोड़ी थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल पे हूँ अभी थोड़े से, अब आराम से सुनते जाना। बाबू मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। ऐसी कहानी होगी, सुनते जाना आराम से। मैं तब बता रहा हूँ जब इंडिया में सेल्स टैक्स लगा करता था, तब कहानी क्या है। बाबू ये मैन्युफैक्चरर ना होलसेलर को गुड्स बेच रहा है,
ठीक है, और ऐसे बिल बनाकर दे रहे हैं। आओ जी समझते हैं। अब इसमें लिखा सेल प्राइस 100, कुछ भी सामान बेच रहा है, सेल प्राइस कितना है 100 प्लस सेल्स टैक्स एट द रेट 10%। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने रेट 10% लिया, ठीक है जी। यानी कि बेटा इसने बिल थमा दिया होलसेलर को 110 रुपए। बाबू सेल्स टैक्स क्या कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट इनडायरेक्ट, जीएसटी सब इनडायरेक्ट टैक्स है बाबू। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने पैसे कितने लिए होंगे होलसेलर से, 100 या 110, 110 डिवाइड ऑन 1 पेड बाय अनदर। इसने बेटा बिल थमा दिया होलसेलर को 110 का, होलसेलर से 110 रुपये लिए और रख लिए, ठीक है जी। बाद में वो बात अलग है, सरकार को 10 का टैक्स देगा, 100 ही है इसके तो, ठीक है जी। अब होलसेलर के एंगल से सोचो, इसने कहा जी मैं तो सामान खरीद कर आया हूं, मुझे कितने का सामान पड़ा 110, मैं 110 से तो देकर आया, 10 रुपए मैं भी कमाना चाहता हूँ प्रॉफिट के। इसने बेटा रिटेलर को जब बिल बना कर दिया तो ऐसे बिल बना कर दिया, सेल प्राइस 120, समझदार को इशारा काफी, कैसे सोचे इसने 120, सामान कितने का पड़ा इसको, फटाफट बोलो यार, अगर आज पार्टिसिपेट नहीं करोगे कल अकाउंटिंग बंद हो गई आपकी। हाँ जी 110, प्रॉफिट कितना कमाया इसने 10, 120 का बेच दिया किसको, रिटेलर को। बाबू सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, अब वो 12 रुपए का सेल्स टैक्स 132 का सामान बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर ने कितना पे किया होगा 132। सर होलसेलर रिटेलर को बिल दे रहा है, सेल टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, होलसेलर अपनी जेब से नहीं देगा, किससे निकलवाएगा, रिटेलर से, लेवाई ऑन वन पेड बाय अनदर। कितने पे करे रिटेलर ने 132 रुपए। अब रिटेलर ने सोचा कि मुझे सामान कितने का पड़ा है 132, 18 में भी कमाऊंगा, मैं तो 150 का बेचूंगा। अच्छा जी बाबू सेल प्राइस 150 प्लस सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, 15 रुपए, 165 का बिल थमा दिया कंज्यूमर को। बाबू रिटेलर ने टैक्स पे किया होगा कंज्यूमर ने, कंज्यूमर ने, रिटेलर ने बिल दिया, लेवाई ऑन रिटेलर पेड बाय कंज्यूमर। बाबू 100 का सामान चला था, कितने का बचा 165, कंज्यूमर ने खरीदा। दिखाई दे रही है कि पूरी की पूरी पिक्चर, पर बाबू इसमें कुछ कमी थी बेटा, क्या कमी थी, कमी समझ लो तभी समझ में आएगा, सारी हिस्ट्री में जाओगे तभी अकाउंटिंग समझ में आएगी। सर इसमें ना एक कमी थी कि इसमें ना टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। लोग सरकार से क्वेश्चन करते थे, सरकार नियम नहीं बनाना आता क्या, क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लेते रहते हो, क्या सच में टैक्स के ऊपर टैक्स है, आओ देखने की कोशिश करते हैं। बाबू 100 का सामान बेचा मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, 10 का टैक्स चार्ज किया, 110 रुपए पे करे होलसेलर ने। होलसेलर ने क्या सोचा, मुझे सामान कितने का पड़ा है 110, प्लीज सामने देखना, उसने कहा 10 में प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं कितने का बेचूंगा 120, मुझे इस 120 का बाइफर्केशन दो। 120 को बाइफर्केट करते हैं बेटा, 100 तो सामान बेचा था मैन्युफैक्चरर ने, 10 का टैक्स ये वाला, और 10 रुपए होलसेलर का प्रॉफिट, ऐसे ही है ना। क्या इसमें 10 का टैक्स है कि नहीं है, ईमानदारी से बताओ फटाफट से, समझ नहीं आई बात। 120 कैसे बनेंगे, 100, 10 और 10 का होलसेलर का प्रॉफिट, ऐसे बने ना 120, 10 का टैक्स है कि नहीं है। जब मैंने टैक्स लगाया 120 रुपए के ऊपर 10%, क्या उस 10 के ऊपर भी टैक्स लग गया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा कि नहीं लगा, लगा। और अगर मैं कहूं ये 150 कैसे बने, ये 100, ये 10, इसका 10 का मार्जिन, ये 12 का टैक्स और 18 रुपए रिटेलर के, सब टोटल कर लो 150, ऐसे ही बने 100, 10, 110, इसका 10 का मार्जिन 120, 12 का टैक्स 132, इसका 18 का प्रॉफिट रिटेलर का 150। इसमें दो बार टैक्स है कि नहीं है, एक बार ये 10, एक बार ये 12। जब आपने 150 पे टैक्स लगा दिया, वो पहले ही दो बार टैक्स का, उस दो बार के टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अबे क्या कर रही है सरकार, टैक्स के ऊपर टैक्स लूट रहे हैं लोगों से। सर इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कास्केडिंग इफेक्ट। ये बिजनेस स्टडीज में भी आएगा बेटा, फाइनल के सिलेबस में।
आज सुन लोगे, चाहे मुझसे बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ते, उठा के मत देखना, जिस भी टीचर याद करते हो उसे समझा के आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ चले भाई। जहाँ टैक्स खत्म होता है ना, वहां खत्म होती है सीए डिग्री। सीए डिग्री के बाद टैक्स नहीं है कोई, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टैक्सेशन है। अब सुन लेना जरा आराम से मेरी बात को, अगर आपको लगता है टैक्स कोई मुझसे अच्छा बता सकता सर बिल्कुल श्योर, मत सुनो, कान बंद कर लो। सर इसको क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो क्या बोलते हैं इसको? कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर भी टैक्स। अब वो सरकार को बहुत ब्लेम करा यहाँ पर लोगों ने, और सरकार को ना आखिरी में बेटा लोगों के आगे माफी मांगनी पड़ी। सरकार ने कहा मैं टैक्स ही बदल दूंगी। सरकार सेल्स टैक्स के बाद एक नया टैक्स लेकर आई जिसका नाम रखा वैट। फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। सरकार ने कहा मैं टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लूंगी, पक्की बात, ठीक है। क्या नाम रखा? वैल्यू एडेड टैक्स। अब समझते हैं इसको बाबू, ये क्या चीज थी वैल्यू एडेड टैक्स? बाबू एग्जांपल में इन्हीं फिगर्स का यूज करेंगे ताकि मैं कंपैरिजन करा सकूं सेल्स टैक्स के बाद वैट में कितना फर्क पड़ गया, ठीक है जी। बाबू मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कंज्यूमर को। कंपैरिजन आसान रहेगा और आपको पता भी लगेगा बेटा कि कितना कुछ अच्छा हुआ था वैट में, ठीक है। पर फिर भी थोड़ी कमी रह गई थी जिसकी वजह से जीएसटी आया बेटा। अब मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है होलसेलर को 100 रुपए का प्लस वैट एट द रेट 10%, यानी कि इसने बिल थमाया 110 रुपए का होलसेलर को, ठीक है। और मुझे फटाफट से बस एक बार का आंसर चाहिए, ये टैक्स कौन पे करेगा, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर? क्यों? क्योंकि बेटा वैट भी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, लेवाए ऑन वन पेड बाय अनदर। 110 रुपए कौन देके आया अपनी जेब से? होलसेलर। कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू होलसेलर ने सोचा अब मुझे सामान कितने का पड़ा, पूरी कहानी में ट्विस्ट है, आराम से सुनते रहना। बाबू होलसेलर सोच रहा है यार मुझे ना सामान 110 का पड़ा, मैंने मैन्युफैक्चरर को 110 दिया। सरकार ने समझाया होलसेलर तुझे सामान 110 का नहीं पड़ा, 100 का पड़ा। होलसेलर कह रहा क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, मैं 110 देता हूँ, मुझे सामान 100 का कैसे पड़ सकता है? बाबू सरकार ने एक बात समझाई कि ये जो 10 रुपए का तो टैक्स लेके आया ना, इसकी मैं तेरे को छूट दे दूंगी कहीं और, मैं इसकी तेरे को छूट देने वाली हूँ, इसका एडवांटेज देने वाली हूँ। तो एक काम कर ले, अभी तो मान ले तुझे सामान 100 का पड़ा, मैं 10 रुपए की तुझे एडवांटेज दे दूंगी कहीं और। उसने पूछा नहीं बता दो कहीं और कब दे दोगे एडवांटेज? तो उस सरकार ने बोला जब तू अपनी सेल पर टैक्स देगा ना तो ये 10 रुपए की एडवांटेज क्लेम कर सकता है। अभी तो इसने खरीदा ना सामान, सरकार ने कहा जब तू सामान बेचेगा ना और तुझे टैक्स देना होगा तो मैं तुझे 10 रुपए की एडवांटेज दे दूंगी। तो सामान समझ तुझे 100 का ही पड़ा है, 110 का नहीं पड़ा। उसने कहा जी सरकार डन, आप कह रहे हो तो मैं नहीं मानती। सुनते रहना, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अकाउंटिंग फंस जाएगी वरना। बाबू उसने मान लिया कि सामान कितने का पड़ा, 100, क्योंकि सरकार ने उसको प्रॉमिस किया कि 10 रुपए की एडवांटेज मिलेगी। कितने का पड़ा सामान? 100। बाबू ऊपर पहले एक बार ढंग से देख लो, आपने कितने रुपए प्रॉफिट जोड़ा था? आपको यहाँ सामान 110 का पड़ा था, 10 का प्रॉफिट जोड़ा था, 120 का बेचा था, मैं 10 का ही प्रॉफिट जोड़ रहा हूँ, सारी फिगर सेम रखेंगे ताकि कंपैरिजन आसान, ठीक है जी। सर इस बार होलसेलर बिल बना रहा है रिटेलर का। बाबू उसने बिल बनाया कि मैं 10 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, मैंने सामान 100 का खरीदा है, 110 का बेचूंगा, प्लस वैट एट द रेट 10%, मतलब 121 रुपए। मुझे फटाफट से एक बात समझा दो प्यारे प्यारे बच्चों, ये 121 रुपए किसने दिए होंगे, मतलब टैक्स भी किसने दिया होगा? पक्की बात, इनडायरेक्ट टैक्स है, किसने दिया होगा टैक्स? रिटेलर ने, लेवाए ऑन वन पेड बाय अनदर। 121 रुपए किसने दिए इसको? रिटेलर ने 121 रुपए कमा लिया, होलसेलर 121 रुपए लेके आ गया। अब सरकार वाली प्रॉमिस याद करो, ये जो सामने लिखी हुई है सरकार वाली प्रॉमिस याद करो। अब सरकार ने कहा था कि जब तू होलसेलर सेल के ऊपर टैक्स देगा ना तो परचेस के टैक्स की छूट मैं तुझे दूंगी, यही कहा था ना।
सर हैंगरीज है ये। आज आप गए पिज्जा खाया 121 रुपए का, उसने गलने में जरूर डाल दी 121 रुपए, पर ये 11 रुपए सरकार के, मानते हो सारी बात? उसके तो नहीं है, टैक्स के वैसे हैं। बाबू वो सरकार को कह रहा है सरकार बताओ कितना टैक्स देना है। सरकार ने कहा जी 11। उसने कहा सरकार आपने कुछ प्रॉमिस भी की थी मुझसे। सरकार ने कहा प्रॉमिस फुलफिल, तो 10 के टैक्स की छूट ले। बाबू इसने 10 के टैक्स की छूट दे दी सरकार को, सिर्फ 1 रुपया जमा कर। अब काम की बात सुनना बेटा सारे, अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, देख पा रहे हो, जब भी सेल पर टैक्स दोगे वैट में, हमेशा परचेज के टैक्स की छूट मिलती चली जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब पूरी कहानी सुनना जरा। सर इस टोटल पिक्चर में क्या हुआ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको बताऊं, होलसेलर की जेब से एक भी रुपया नहीं गया टैक्स का। क्यों नहीं गया? अब आप सोच रहे होंगे दो जगह पैसे गए। देखो आपको लगेगा दो जगह पैसे गए, 10 रुपए इसने एक दिए, जब गुड्स खरीद के आ रहा था मैन्युफैक्चरर को 10 रुपए लेके आया। बराबर देखो, अगर सामने देख लिया, मेरा गलत तेरे सर से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होगा, बहुत देर से खड़ा भी हुआ हूँ, टांगे भी दर्द कर रही हूँ। बाबू 10 रुपए देकर आया या होलसेलर मैन्युफैक्चरर को परचेज के टाइम पर? 1 रुपया आज दिया सरकार को, आपको लग रहा होगा 11 रुपए दिए। इसने कहा दिए? इसको 11 के 11 रुपए किसने दिए? रिटेलर ने। क्या होलसेलर की जेब से 1 रुपया भी गया? ईमानदारी से बताना टैक्स का। जो जो बात सोच पाया हैंड रेस करो फटाफट से। 11 रुपए गए पूरी पिक्चर में, 10 रुपए यहाँ दिए होलसेलर ने, 1 रुपया अब दिया सेल के टाइम पर। एक भी रुपया अपनी जेब से दिया 11 में से, 11 के 11 रुपए इसको किसने दिए? रिटेलर ने। इसकी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं गया। क्या ये बात सब सोच पा रहे हैं? ठीक है जी बाबू, यानी कि होलसेलर ने पता है कितना काम किया, बस 100 का सामान खरीदा, 110 का बेचा, दैट्स इट। 10 रुपए कमाए और कुछ नहीं किया। टैक्स का इससे कोई लेना देना नहीं, किसी ना किसी और ने इसको टैक्स दिया, इसने तो भरा ही नहीं अपनी जेब से कुछ भी। समझ में आई अब तक सारी बात? पक्की से आगे बढ़ाएं बात को। बाबू रिटेलर कितने रुपए देके आया होलसेलर को? 121। पर एक्चुअली में बाबू ये लिखने लगा कि मुझे सामान 121 का पड़ा। सरकार ने इसको भी एक बात समझा दी, रिटेलर रुक जा 121 का नहीं पड़ा सामान, तुझे सामान पड़ा है 110 का। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ से 121 रुपये लेके आया। सरकार ने इसको बात समझा दी, सेल पे टैक्स देगा, परचेज के टैक्स की छूट ले लियो, इसकी मैं तुझे एडवांटेज दे दूँगी, तो टेंशन आ गई। तो लिख तुझे सामान 110 का पड़ा, मेरी डन। कितने का पड़ा सामान? 110, लिख लिया उसने। बाबू ऊपर अगर देखोगे तो रिटेलर को सामान 132 का पड़ा था, उसने 18 रुपये प्रॉफिट जोड़ा था। ठीक है, फिगर को सेम रखेंगे, 18 रुपये प्रॉफिट ये भी छोड़ देगा। बाबू इसको सामान कितने का पड़ा? 110, 18 रुपये और जोड़ लिए, 128 का बेच रहा है प्लस वैट। अब पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। 10% मतलब 12 रुपये 80 पैसे। इसने बेटा कंज्यूमर को सामान बेच दिया 140 रुपये 80 पैसे। सुनते जाना कहानी। सर टैक्स किसने दिया होगा? रिटेलर और कंज्यूमर। अब कंज्यूमर से चार्ज कट गया सारा टैक्स। ठीक है बाबू, अगर आप समझदार हो, गलने में जरूर आपने 140 रुपये 80 पैसे डाल दिए हैं, पर इसमें से आपके पैसे सिर्फ इतने हैं, 12 रुपये 80 पैसे तो सरकार को टैक्स ही देना उठा। बाबू इसने सरकार से पूछा सरकार मेरा टैक्स कितना? सरकार ने कहा 12 रुपये 80 पैसे। इसने कहा सरकार बोलो नहीं, आपने कुछ कहा था। उसने कहा जी प्रॉमिस फुलफिल्ड, परचेज के टैक्स की ले लो छूट। बाबू इसने परचेज पे कितना टैक्स दिया था? 11 रुपये। इसने 11 रुपये माइनस कर दिए, टैक्स कितना गया जेब से? अब 1 रुपये 80 पैसे। आपको पता क्या लग रहा होगा? प्लीज सामने देखते रहना, अभी अभी काम की बात तो अब आएगी। केशव सामने देखते बाबू, 1 रुपया 80 पैसे टैक्स अब दिया, 11 रुपये होलसेलर को देकर आया था, टोटल दिए 12 रुपये और 80 पैसे। और एक बात बताऊं, रिटेलर ने भी कुछ नहीं दिया, टैक्स किसने दिया? 12 रुपये 80 पैसे, पूरा कंज्यूमर। अगर आप सोच पाए और थोड़ी सी भी बात अगर आपको समझ में आई है, सर पूरे वैट में, और सेम बात जीएसटी में भी लगती है, ना मैन्युफैक्चरर की जेब से 1 रुपया टैक्स आता, ना होलसेलर की जेब से 1 रुपया टैक्स आता, ना रिटेलर की जेब से टैक्स आता, सारा का सारा टैक्स कौन देता है? कंज्यूमर होगी।
इसने टैक्स दिया था कोई? 10 रुपए, 1 रुपए, 11 रुपए, 11 किसने दिया? रिटेलर। सर इसने टैक्स दिया कोई? 1 रुपए 80 पैसे और 11 रुपए 12 रुपए 80 पैसे किसने दिया? सारा का सारा कंज्यूमर। किसी ने भी टैक्स नहीं दिया। इसने भी क्या करा? बस 110 का सामान खरीदा, 128 में बेच दिया, 18 रुपए कमा लिया। बात समझ में आ रही है? एक कंपैरिजन हो जाए। सर पहले कंज्यूमर सामान खरीदता था 165 का, आज सामान 141 बोल लो, ठीक है, 141 का, कितने रुपए बच रहे कंज्यूमर के? फटाफट बताओ कितने रुपए बच रहे? सब कुछ सेम लिया ना, दिख नहीं रहा कंज्यूमर के पैसे बच रहे? फटाफट बताओ सामान सस्ता हुआ कि नहीं हुआ वैट आने से? फटाफट बताओ। हुआ? कितने रुपए सस्ता हो गया मेरे एग्जांपल में? 24 रुपए। अब एक बात बताओ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इंडिया में ना पॉलिटिशियन इतने हावी हैं कि ना जनता को ना अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी विश्वास नहीं है। जब वैट आया था ना तो लोगों ने धरने दिए थे, आपने तो देखे नहीं ना, आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने तो अपनी आंखों से देखे, लोगों ने धरने दिए थे। कितने दिन बेटा ये इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा, पूरे पूरे शहर जाम, चक्का जाम, पूरे पूरे शहर बंद करे थे कि काला कानून है वापस ले लो। इन्हें गधों को कौन समझाए? तुम्हारे फायदे के लिए सरकार टैक्स ला रही है। देखो ये लोगों की हालत थी। तुम्हें समझ में आ रहा फायदा है? उन्हें नहीं आ रहा था समझ, क्योंकि पॉलिटिशियन कह रहे थे बेकार है सरकार, आओ धरने देते हैं, लोग लगे में धरने देने में, पता ही कुछ है हमारे भले के लिए। और आप फॉर योर सरप्राइज, यूपी इज द लास्ट स्टेट टू अडॉप्ट वैट। 25 स्टेट थे उस टाइम पर, तेलंगाना नहीं था और बची हुई जो बाद की 3 बनी है उत्तराखंड और यूपी आखिरी स्टेट थे जिसने वैट लगाया। 24 स्टेट पहले लगा चुकी थी, सबसे मुश्किल से यूपी में लगा। क्या करे भगवान इनका। समझ सकते हो हमारे देश में मतलब पॉलिटिशियन की कितनी पावर है। सारे अनपढ़ गधे चल देंगे पीछे, पता तो कुछ करना नहीं, क्या कानून किसके फेवर में। अभी तक मैंने जितनी बात बताई समझ में आई सारी? फटाफट से सामने देखते रहेंगे, पक्का से क्लियर है? सर इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स क्यों रखा? कुछ और सोच लेते। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, वो आप जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो बात अलग है ना कैसे भाई? सर इसका नाम वैल्यू एडिशन टैक्स पता है क्यों रखा? एक्चुअली में जितनी वैल्यू एक स्टेज पर ऐड होती है सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है, अगर आप सोच पाए तो। मैं एक ट्राई करूंगा बड़ी जेन्युइन सी, समझ आ गया तो रख लेना, नहीं समझ में आया तो समझ लेना हम समझने के लिए बने नहीं, हम रटने के लिए ही बने हैं। जैसा आज तक झेलते आए 9 10 फिर झेल लेना 11 भी, और क्या। ठीक है जी, लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स पड़ा। बाबू एक होलसेलर सामान खरीद कर आया 100 का, उसने सामान बेचा 110 का, कितनी वैल्यू ऐड करी उसने खुद से? 100 का सामान खरीदा, 110 का बेचा, उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? 10। कितना टैक्स का रेट लिया हुआ है मैंने? 10%। 10 का 10%, 1 रुपया। जितनी वैल्यू ऐड करी, वैल्यू एडेड पे ही टैक्स जाए, तभी तो नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। बाबू 10 रुपए वैल्यू ऐड करी, 10% टैक्स लगाया, 10 का 10%, 1 रुपया, 1 रुपया ही जाता है। वो बात अलग है कि बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद आता है 1 रुपया, पर जाता है एक ही। 110 का खरीदा, 128 का बेचा, कितनी वैल्यू ऐड करी? 18। 10%, 18 का 10%, 1 रुपये 80 पैसे। चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो, ठीक है। बहुत सारे व्यापारियों को समझा दिया, जो अनपढ़ थे, आप तो पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे हो। सिर्फ वैल्यू जितनी ऐड होती जाएगी उसी पे ही टैक्स लगता जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ता है वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है। पर इसमें भी कमी थी। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसमें क्या कमी है? सर कैलकुलेशन में कमी नहीं है, सेम कैलकुलेशन जैसे इसकी कैलकुलेशन है वैसे जीएसटी ने भी अडॉप्ट करी। आज तक यही कैलकुलेशन जीएसटी में भी चलती है, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। फिर एक कमी थी बाबू, वो कमी क्या? बाबू वैट लगाती थी सारी स्टेट्स, 69 स्टेट हैं, सब अलग अलग, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। कोई यार यूनिफॉर्मिटी नाम की चीज ही नहीं है। अब यूनिफॉर्मिटी क्या नहीं थी, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। जो बच्चे
थोड़ा सा कार में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आइडिया होगा ये। सर हरियाणा गवर्नमेंट अलग टैक्स रेट चला रही है, यूपी गवर्नमेंट अलग, उत्तराखंड गवर्नमेंट अलग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग, सबने अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स रेट फिक्स कर दी। पूरे देश में 29 स्टेट सब बटी पड़ी हैं, कहीं कोई यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आ रही। और यूनिफॉर्मिटी क्या नजर नहीं आ रही थी मैं बता देता हूँ सर। आज से कुछ साल पहले जब जीएसटी नहीं था, वैट था, यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले किसी को कार खरीदनी होती थी, पता हम क्या कहते थे, यमुनानगर से खरीद ले सस्ती पड़ेगी। सुना है ऐसा किसी ने? और आज भी देखोगे आप पुरानी कारें जो घर में खड़ी होंगी वो यूपी नंबर या हरियाणा नंबर खड़ी होंगी, यूपी नंबर ही नहीं खड़ी होंगी, लिख के ले लो आज। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू हरियाणा गवर्नमेंट कार के ऊपर टैक्स लगाती थी 5% और चोर गवर्नमेंट लगाती थी हमारी 14.5%। 5% टैक्स इन हरियाणा ऑन कार्स, हमारे यहाँ 14.5। 5 लाख की कार हो वहाँ 25,000 का टैक्स, यहाँ 75,000 का टैक्स, रफली 50,000 रुपये बच जाते थे। हमें लगता था यार सहारनपुर बॉर्डर वैसे भी थोड़ा बढ़िया है समझने के लिए आसान है, हमें लगता था यार 15 किलोमीटर बाद तो हरियाणा आ जाना है, 1,000 का पेट्रोल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, रोड की हालत बहुत भी खराब थी भी उस टाइम, 1,000 का तेल लग जाएगा, चल चलते हैं, बाइक से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, कार उठा के ले आएंगे वापसी, 1,000 का तेल फूक लेंगे, 50,000 बचेंगे। और जो बाबू हरियाणा में जिसके रिश्तेदार नहीं रहते थे या वो रजिस्टर्ड नहीं करा सकता था हरियाणा नंबर कार पे, वो कहता था उत्तराखंड से ले, क्योंकि उत्तराखंड में भी 12.5% था, यहाँ 14.5 था। तो हमें लगता था यार चल तब भी 20,000 रुपये तब भी बच जाएंगे, बचा लो। तो बाबू देर इज नो यूनिफॉर्मिटी। अब तो मेरे को लगता है मैंने इतना परफेक्ट एग्जाम्पल दे दिया कि पूरी जिंदगी याद रह सकता है कि वैट में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हर स्टेट अलग अलग लगी पड़ी हुई है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टैक्स रेट है, और इसकी वजह से बेटा कुछ चीज़ों की स्मगलिंग भी जारी रहती थी। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो लोग बेटा लिखकर यमुनानगर हरियाणा से ला ला के सहारनपुर में बेच देते थे, क्योंकि बेटा वहाँ टैक्स रेट कम था तो लिक्कर सस्ती पड़ती थी और लिक्कर की स्मगलिंग भी चलती थी और बेची जाती थी। सर तो मुझे लगता है मैंने तो ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ फिट रहना चाहिए, ठीक है जी, याद भी रहना चाहिए। सर अब क्या हुआ, सर जब जीएसटी आ रहा था ना तो बेटा सारी स्टेट्स को समझाया गया कि स्टेट्स आप ना हमें पावर दे दो, हमें पावर दे दो जीएसटी लगाने की, सेंटर ने समझाया। अब वो स्टेट कैसे मान जाए, आप समझ आ रहे हो, स्टेट तो रो पड़ी होंगी भैया हम क्यों दे, हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है वैट, स्टेट चलती बेटा वैट के दम पे थी बाबू, सबसे बड़ा टैक्स का सोर्स, सबसे बड़ी इनकम का सोर्स स्टेट की वैट था। नहीं हम ही देते पावर, हम कैसे देते पावर, हमें थोड़ा सा और डिटेल जाकर एक बात समझाता हूँ। सर आपने ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल पढ़ा होगा जहां पर आपको 3 तरीके की लिस्ट का डिस्कशन होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, सुना है कभी? शुक्र हे भगवान तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, ये छोले देके पास होने वाले भी कुछ कुछ पढ़ाते हैं कभी कभी। हाँ जी बाबू 3 तरीके की लिस्ट आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बाबू यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिखे हुए हैं इट इज अलोन हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट के मैटर स्टेट हैंडल करती हैं और बेटा कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर दोनों मिलकर हैंडल करते हैं। सर यहाँ पर पावर है सेल्स टैक्स और वैट लगाने की स्टेट लिस्ट में, ठीक है जी, तो सेंटर कैसे लगा सकता है, सेंटर कह रहा मुझे दे दो तुम अथॉरिटी, मुझे लगाने दो, स्टेट प्रॉपर्टी हम तो देते, हम लुट जाएंगे। फिर बाबू सेंटर ने पूरा विश्वास जताया, सेंटर ने कहा जितना तुम रेवेन्यू कमा रहे हो सारी स्टेट्स लिख कर दे दो, उससे ज्यादा दे, जितना भी तुम रेवेन्यू कमा रहे हो लिख कर दे दो, पिछले साल तुमने कितना रेवेन्यू कमाया उससे ज्यादा देंगे हर साल। अब कैसे ना मानती स्टेट, आप समझो लालच तो एक घूम फिर के दुनिया में एक ही चीज का है ना बाबू, पैसे का। पर बाबू क्या इतना आसान रहा होगा जीएसटी लाना? देखो आप अभी उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे, आपको आइडिया नहीं था जीएसटी आया, बस नाम सुन लिया जीएसटी। पर बाबू मैंने सब चीजें अपनी आंखों से देखी है, सीए बनने के बाद देखी है, 2014 में सीए था, 2017 में जीएसटी आया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, एक एक चीज
बाबू अब सुनो कितना कुछ रहा होगा कॉम्प्लिकेशन। सर स्टेट मान भी गई पर आपके पास तो पावर ही नहीं है। सर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ पार्लियामेंट में, जहां पर पावर डाली गई सेल्स टैक्स वैट जीएसटी लगाने की, यहां से पावर हटाई गई। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ जीएसटी लिखने से पहले भी। जब यहाँ पावर डल गई तब सरकार जीएसटी लॉ बनाने में लगी और फिर वो लॉ आया। समझ में आ रही है बात? इतना आसान नहीं रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, इट्स नॉट अ जोक। पार्लियामेंट में ओपोजिशन को समझाना, नॉट अ जोक। अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्या मैं क्लियर हूँ? सारी बात समझ में आ रही है बेटा? जब जीएसटी आया तो आपको पता है इंडिया से कितने टैक्सेस खत्म हो गए? पता तो कुछ भी नहीं है ना, बस हमें नाम ही पता था जीएसटी, फुल फॉर्म पता थी। बाबू इंडिया के 17 टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए बेटा। आपको पता है इसकी एक टैगलाइन है जीएसटी की, टैगलाइन बता दो। टैगलाइन नहीं होता, वन नेशन वन टैक्स। जहां कहीं भी सरकार ने जीएसटी वर्ड लिखा है ना, नीचे टैगलाइन पढ़ लेना। टैगलाइन पता है क्या है? वन नेशन वन टैक्स, एक देश है एक टैक्स होना चाहिए। और आपको बता देता हूं सरकार बिल्कुल सही कदम पे थी। आपको डायरेक्ट टैक्सेस जो थे ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना इनडायरेक्ट टैक्स, किसी टाइम पर इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस भी 2-3 थे। एक और टैक्स लगता था वेल्थ टैक्स, जब मैं सीए कर रहा था 2012 में खत्म किया सरकार ने। तो लगाने का एक ही टैक्स रहने दो, इतने सारे टैक्सेस क्यों लगा के लोगों को मार रहे हैं? सर जब मैंने 2014 में सीए करी तो बाबू सारे टैक्सेस पढ़ाए जाते थे, मैंने 17 के 17 पढ़े, सारे टैक्सेस। अब सोचो सीए की जिंदगी में पढ़ाई क्यों नहीं खत्म होती? 17 टैक्सेस पढ़ के आया, सीए फाइनल निकाल ली, सरकार ने कहा 17 के 17 खत्म, एक नया लौटा दिया। और हमारा तो सिस्टम बड़ा ऐसा है ना बाबू, अगले दिन क्लाइंट का फोन आ जाएगा, टीवी पे बस न्यूज दिखा दो बस, आप अगले ही मिनट फोन आ जाएगा, सर ये क्या कर रही है सरकार, टैक्स खत्म कर दिया, ये दूसरा टैक्स कैसा होगा, थोड़ा सा समझाना। और तुमने कहा जी मैं अभी समझा रहा बस 5 मिनट में, वो समझ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसे नहीं करते टीचर, बस कर लेता हूँ, बस बस कर ले रहा हूँ प्रॉब्लम, तुम भी समझ जाते हो। हाँ हाँ समझ गया कितना आता है, पढ़ लियो घर जाके सब थोड़ा सा। तो सर 17 टैक्सेस खत्म कर दिए सरकार ने एक ही लॉ से, सारे टैक्सेस उड़ा देंगे। सर देख, अच्छा अगर सोचा जाए सिटीजन्स का भला नहीं सोचा, ये 17 टैक्सेस लगते थे हमारे ऊपर, सरकार ने सारे उड़ाकर एक टैक्स कर दिया और इस टैग लाइन पर कायम रही, वन नेशन वन टैक्स। देश एक है, टैक्स कितने लगने चाहिए? एक ही लगना चाहिए। समझ में आ गई सारी बात? सर इस 17 टैक्सेस के क्या नाम याद रखने हैं? वो जान निकल जाएगी आपकी, रहने तो 5 के नाम याद रखने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जरूरी है, नाम रखने चाहिए, कुछ याद रखिए। मैं 5 ही बोल रहा हूँ, 17 नहीं बोल सकता। बाबू इंडिया में एक टैक्स लगा करता था नोन एज एक्साइज ड्यूटी। कोई नहीं बोलेगा कल मुझे एक्सरसाइज ड्यूटी, ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं मुझे। बाबू टैक्स का नाम है एक्साइज ड्यूटी। बाबू इंडिया में अगर आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो आपको एक टैक्स देना होता था, एक्साइज ड्यूटी। इंडिया में अगर आप गुड्स बेचते थे तो आपको टैक्स देना होता था, वैट। इंडिया में अगर आप सर्विसेज बेचते थे तो आपको टैक्स देना होता था, सर्विस टैक्स। इंडिया में आप अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते थे आपको टैक्स देना होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स। जस्ट लाइक सिनेमा हॉल्स के ऊपर लगता था, एम्यूजमेंट पार्क वाटर पार्क के ऊपर लगता था, ठीक है जी। इंडिया में अगर आप होटल ऑपरेट करते थे तो आपको टैक्स देना होता था, लग्जरी टैक्स। सर सरकार ने 17 टैक्सेस खत्म करे, 17 के नाम नहीं याद रह सकते, मैं समझ सकता हूँ आपकी एज के अकॉर्डिंग। 5 नाम, एक्साइज ड्यूटी खत्म, वैट खत्म, सर्विस टैक्स खत्म, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म, लग्जरी टैक्स खत्म, सब पैकअप हो गया बेटा। बाबू ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए, मर्ज हो गए अंडर वन टैक्स नोन एज जीएसटी। ये याद रहेगा कि 17 टैक्सेस खत्म हुए, ये तो याद रह सकता है। एक आध का नाम भी याद रहेगा इनमें से, वैट का तो श्योरली रह जाएगा, मैंने एग्जांपल ही ऐसा फ्रेम किया था कि वैट कभी नहीं भूलोगे, पक्का से।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी थ्योरी क्लियर हो रही है? कुछ कुछ प्रैक्टिकल जो बीच में किया वो भी ओके है? सही चल रहे हैं? आगे बढ़ जाए? हाँ, चाहते तो नहीं आप, पर बढ़ना पड़ेगा पहले, क्या करें बाबू। आगे की बात, जीएसटी में कितने टैक्स रेट हैं बाबू, पता किसी को? टैक्स रेट अंडर जीएसटी बाबू, जीएसटी में कितने टैक्स रेट हैं? सब सामने देखते रहेंगे बाबू। जनरली बोलूं तो 5 टैक्स रेट बाबू। जीएसटी में कुछ चीजों के ऊपर 0% टैक्स है, कुछ पे 5, कुछ पे 12, कुछ पे 18, कुछ पे 28। 0, 5, 12, 18, 28। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स रेट नहीं है, उनकी अभी बात नहीं कर रहा, उनकी बात बिल्कुल लास्ट में कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। सर 5 तरीके के टैक्स रेट लगते हैं जीएसटी में, 0, 5, 12, 18, 28। सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे। फटाफट से बोलो एक बार, कितना टैक्स है? 0, 5, 12, 18, 28। एक बात बताऊं, धरने देने तो बहुत आसान है, लॉ बनाना पड़ जाए या लॉ में कमी ढूंढने पड़ जाए, एक पढ़ा लिखा आदमी कमी नहीं बताएगा, अनपढ़ तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, पता नहीं होता ना कुछ। जब ये लॉ आया ना, इसमें भी कमियां निकालने वाले एक से एक ज्ञानी आ रहे थे भाई साहब, ज्ञान देने, ठीक है ना। मतलब ना, मेरे को एक, मेरे नॉन में एक पर्सन है, मैं जब भी कहता हूँ ना ये ज्ञान फैल रहा मुझे आज, वो ज्ञान फैल रहा, तो वो ये कहते हैं कि भारत ज्ञानियों का देश है, महापुरुषों का। एडवाइस फ्री है, हर कोई ज्ञान देके चला जाता है रात होता भी, जब पता कुछ ना हो किसी चीज के बारे में। तो वो ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं यहाँ पर। अब सुनना जरा काम की बात। सर सरकार ने कहा मैं कुछ चीज़ों पे टैक्स ही नहीं लूंगी, और एक बात बताऊं, मैं जब बोलूंगा ना आप कमी नहीं बता पाओगे, एक आदमी बैठा हुआ यहाँ कमी नहीं बता सकता, और शायद तादाद 50 के आसपास होगी, कमी नहीं बता पाओगे। मैं सुनते रहना मेरी बात, और मैं जानना चाहूंगा आपसे कम। सर सरकार ने बोला कि जीएसटी में मैं कुछ चीज़ों के ऊपर 0% टैक्स लूंगी। ये चीज़ें पता क्या होंगी? सरकार ने कहा खाने पीने की सारी चीज़ें खुली, खुला दूध खरीद रहे हो किसी डेयरी से, कोई टैक्स नहीं। बटर खरीद रहे हो खुला, कोई टैक्स नहीं। पनीर, कोई टैक्स नहीं। कर्ड, कोई टैक्स नहीं। बेसन, कोई टैक्स नहीं। आटा, दालें, किसी खाने पीने की चीज पे कोई टैक्स नहीं, प्रोवाइडेड वो खुली होनी चाहिए, नॉन ब्रांडेड होनी चाहिए। और बेसिक कॉस्मेटिक्स जो हमारी सोसाइटी में मानी जाती है बेटा, फीमेल्स के लिए सब कुछ, वो सिंदूर, बेसिक कॉस्मेटिक, बिंदी, चूड़ा, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। समझ में आ गई सारी बात? गलत होना है लोग, थोड़ा बताओ गलत होना है सही बात? सरकार ने कहा कुछ चीजों के ऊपर 5% टैक्स। ये कुछ चीजें क्या है? खाने पीने की ब्रांडेड चीजें। ब्रांडेड आदमी कहता मैं नहीं, बटर नहीं खाऊंगा खुला हुआ, अमूल बटर खाऊंगा। सरकार ने कहा अच्छा, जब तेरे को शौक है ब्रांडेड चीज खाने का, फिर 5% टैक्स देने में अब क्या, फिर 5% दे दे। मैं नहीं खाऊंगा खुला आटा, मैं तो वो आशीर्वाद आटा, शक्ति भोग ये खाऊंगा। अच्छा जी, दे दे भैया टैक्स। मैं नहीं खाता खुली दालें, पैक दालें खाऊंगा, ऑर्गेनिक खाऊंगा। जब इतना महंगा खरीद सकता तो 5% देने में अच्छा है। समझ में आ रही है बात? क्या गलत कर दिया? गलती बताओ, सही नहीं बन रहा लो, ठीक ठाक बन रहा है। कुछ बेसिक फुटवियर, हमारे कपड़े, हमारे रेस्टोरेंट में खाने पर टैक्स 5% है। जब रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, जो घर में चीज 200 की बढ़ती है, रेस्टोरेंट में हमें पता है 1000 की है, जब वो खा सकते हैं तो 5% टैक्स देने में अच्छा है। जब 800 ऊपर दे सकते हैं, 200 की चीज घर में बढ़ेगी, बाहर 1000 देंगे तो 50 देने में अच्छा है। 1000 के ऊपर 5% टैक्स, क्या गलत बनाया लो? सही बना लो? समझ में आ रहा है? कोई नहीं बताने का किस पे 0 किस पे 5, सब 5 टैक्स रेट याद करा देंगे, पता हो तो बताए। सीए थोड़ी कर रखी उन्होंने। इंडिया में 60,000 गुड्स और सर्विस हैं। मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, बेसिक बातें भी सुन लोगे, आधे से ज़्यादा टैक्स रेट डिसाइड कर लोगे खुद यहाँ बैठ के। आधे सीए तो ऐसे बना दूंगा, सुनना। सर 0.5 समझ में आया? अब सरकार ने कहा जितनी लग्जरी है सब पे 28% टैक्स। मैं तो जी 20 लाख की कार खरीदूंगा, फिर 28% देने में क्या अर्ज है? इतना पॉल्यूशन देश को देगा, टैक्स देके दे, पॉल्यूशन देना है तो दे 28%।
मैं तो भी प्लाज्मा टीवी खरीदूंगा, कर्व टीवी 100 इंच 150 इंच। अच्छा, पूरा थिएटर बनाएगा, आज 28% दिखता था पहले, फिर बनाता रियल थिएटर। जितनी दुनिया की लग्जरी है सब पे सरकार ने 28% टैक्स लगा दिया। यार क्या गलत करा, मतलब मुझे लगता है मेरे को कानून बनाना, मैं कभी नहीं ढूंढ सकता भाई, मैं भी यही बनाता। समझ में आ रही है सारा का सारा लॉ कैसे फ्रेम हुआ है, कितना लॉजिकल फ्रेम हुआ है। ठीक है जी, और आपको बता देता हूँ, मैंने अभी कहा था कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स दिए हैं, स्पेशल रेट, बस एक डिस्कशन करूंगा, छोड़ दूंगा। बाबू कोई इंसान हैप्पी है, सिगरेट टबैको ब्ला ब्ला ब्ला, सरकार कहती है 28% टैक्स तो है ही है, प्लस किसी पे 200, किसी पे 250% सेस और है, और मतलब 278% टैक्स, 250% टैक्स, ऐसा टैक्स है बेटा ये सारी आपकी टबैको और सिगरेट वाली इंडस्ट्री पर। सरकार ने कहा मरना है तुम्हें, देख मैंने स्ट्रक्चरली वार्निंग दी है, लिकर कॉजेस कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वगैरह, नहीं जी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा मरना है ना तुम्हें, टैक्स देके मर, 300% टैक्स है, मर फटाफट जल्दी निपट, बहुत भीड़ है इंडिया में। यानी कि आप ऐसे समझो 250% टैक्स, मेरा ख्याल शायद सोच नहीं पा रहे होंगे कि अगर सिगरेट्स बनाने में 3 रुपए की कॉस्ट आती है तो 7.5 रुपए का टैक्स है उसके ऊपर, और एक सिगरेट की 10.5 की, सरकार की जेब में भी 7.5 जाए तो निपट फटाफट, सरकार मालना माल होती है। 250% टैक्स है, और सरकार कैसे डिस्करेज करे कि लोग ना पिए, इतनी स्टैचुरी वार्निंग दे दी, दबा के टैक्स बढ़ा रखा है, लोग समझते नहीं, फिर मरो भैया। क्लियर है बात, अभी तक मैं जितनी बोल रहा हूँ सब क्लियर। सर अब ये लगाने का लॉजिक क्या है, सर सरकार ने देखा दुनिया के ना सारे देशों में एवरेज टैक्स 15% है, सरकार ने ना दो कैटेगरी बना दी, एक 12 और एक 18, एवरेज 15 ही है इनका भी, एक 12 एक 18, एवरेज निकालना सबको आता है, 15 ही है। सरकार ने जिन कॉमोडिटी को यहाँ नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, आधों को इसमें डाल दिया, आधों को इसमें डाल दिया, कि हमें एवरेज 15% आता है। ये दोनों को कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ 12 को रखा, कहाँ 18 को रखा, कोई लॉजिक भी नहीं है, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड टैक्स रेट। पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है 15% चार्ज करने का, हर देश चार्ज करता है 15% अपने सिटीजन से, तो सरकार ने भी स्टैंडर्ड टैक्स रेट दो रखे, 12-18, आधी कॉमोडिटी 12 में डाल दी, आधा 18 में। इस वजह से बेटा जब हमारे से कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है, तो हम भी एक बारी को पोस्ट लेते हैं, क्योंकि 60,000 गुड्स और सर्विस है, कहाँ से याद होंगे, आधे 12 में डाल दिया, आधे 18 में डाल दिया, हमें भी सोचना पड़ता है, हमें भी चेक करना पड़ता है कि कितनी चीज़ों को। मैंने क्लियर करा टैक्स रेट कैसे बने, क्या आपको नहीं लगता 1 मिनट में रटवा सकता था 0, 5, 12, 18, 28? मैंने लॉजिक दिया आपको हर चीज का, क्लियर अभी तक सारी बात? बस आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों।